हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स को इन वन शॉट, और ये एक रैपिड रिवीजन टाइप से होगा। केमिकल काइनेटिक्स के सभी बढ़िया बढ़िया टॉपिक को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन का वन शॉट करा दिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स जो आपका चैप्टर है ये आपका 7 मार्क्स का चैप्टर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले तो ओके, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ सही है। तो बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। कहते किसे हैं केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है जिसमें हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की स्पीड की। काइनेटिक्स मींस स्पीड, कि वो किस स्पीड से हो रही है। कैसे किसी स्लो रिएक्शन को फास्ट किया जा सकता है, कैसे किसी फास्ट रिएक्शन को स्लो किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को, किसी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी की बात करते रहेंगे, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में या फिर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। सिंपल वर्ड्स में अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कैसे लिखोगे? इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the speed of chemical reaction, speed of chemical reaction and the factors which affect speed of chemical reaction, speed of chemical reaction, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इनिशियली हम लोग केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन, फिर हम लोग बात करेंगे वेरी स्लो रिएक्शन, फिर हम लोग बात करने वाले हैं मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन नाम से ही आपको बताती है कि ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्टली होती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, दोज रिएक्शन which takes very less time in completion, जिनको पूरा होने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर एक जनरल आइडिया की बात करूं तो इनकी रिएक्शन को पूरा होने में टाइम लगता है 10⁻⁻14 टू 10⁻17 सेकेंड। अगर मैं वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल की बात करूं तो जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आप लोगों ने क्लास 11th में भी कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं। जितनी देर में आप पलक झपकते हो ना, उतनी देर में रिएक्शन करोड़ों बार कंप्लीट हो चुकी है। और इतनी स्पीड से अगर कोई रिएक्शन है तो उसकी रेट को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, उनकी स्पीड को हम लोग पता नहीं कर सकते कि यार किस स्पीड से हो गई। एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, उसमें हमने डाल दिया NaCl। तो बेटा जी क्या होगा, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और बहुत जल्दी से नए बॉन्ड बन जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत फास्ट कंसीडर की जाती हैं और इन रिएक्शंस के रेट को स्टडी नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी होती हैं? दोज रिएक्शन which takes very long time in completion, very long time in completion। ऐसी रिएक्शन जिनको पूरा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? दिन, महीने, सालों, लाखों करोड़ों साल, है ना। इन रिएक्शन को कितना टाइम लगता है? वीक्स,
मंथ्स और कह लीजिए और टेक्स years in completion। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी, इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडरेट रिएक्शन के बारे में। मॉडरेट रिएक्शन किसे कहा जाता है बेटा? दोज रिएक्शंस which are neither very slow nor very fast but takes place at moderate speed ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, बेटा जी सुक्रोज किसे कहा जाता है? सुक्रोज कहा जाता है चीनी को, है ना। चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। और जब आप इसमें सुक्रोज डालोगे, पानी डालोगे और पानी डाल के इसको ब्रेक डाउन करने का प्रयास करोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? जीएफ में। जीएफ मतलब ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, है ना। फॉर्मूला सेम है, इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज। इंपॉर्टेंट बात लिखें तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। इन रिएक्शन का जो रेट है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इन रिएक्शंस की जो स्पीड है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी रिएक्शन को क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स कि कोई रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रही है, तो हमारे पास दो तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है। सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहा जाएगा? दोज रिएक्शन which takes place in one step। और एक होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहा जाएगा? दोज रिएक्शन which takes place in more than one step, जिनको पूरा होने में एक से ज्यादा स्टेप लगते हैं। जैसे कि आपने ए से बी बनाया, बी से सी बनाया और सी से डी बनाया। अब ये रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रही है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, है ना। इस पूरी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ए से जो डी बन रहा है ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर आप ए से बी, बी से सी, सी से डी की बात करो तो ए से बी एक एलिमेंट्री स्टेप है, बी से सी एक एलिमेंट्री स्टेप है, सी से डी एक एलिमेंट्री स्टेप है। आपकी फर्स्ट से जो 12th क्लास तक की जर्नी है वो कॉम्प्लेक्स है। अगर आपकी फर्स्ट से सेकंड क्लास की जर्नी, सेकंड से थर्ड, तो वो एलिमेंट्री है, जब आप एक एक क्लास की बात करते हो। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? बताइए। जैसे कोई भी एक रिएक्शन है और उसमें रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है? प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट की रिएक्शन जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ कितनी चेंज हो रही है, वही आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है। जैसे रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, जैसे स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिमिलरली रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
बाय टाइम टेकन। सिंपल वर्ड्स में किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि आपकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आप इसे लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, रिएक्टेंट के साथ माइनस लगाया जाता है, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और सिंपल लिखना चाहो रिएक्टेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हो, डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, या फिर इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कितनी घटती गई या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कितनी बढ़ती चली गई। रिएक्शन को थोड़ा सा हम इस तरह से बना देते हैं, जैसे कि हमारे पास है 2x + 3y गिव्स 5z। आपको इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से लिखोगे भाई, बताइए कैसे लिखा जाएगा, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है कोफिशिएंट अपॉन में चले जाते हैं, 1/2 डेल्टा x बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 भी रिएक्टेंट है तो -1/3 y रिएक्टेंट है, डेल्टा y बाय डेल्टा टी प्रोडक्ट है तो प्लस 1/5 डेल्टा z बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट के कोफिशिएंट अपॉन में प्रोडक्ट के कोफिशिएंट अपॉन में, जब आप रिएक्टेंट लिखोगे तो माइनस लगाओगे, प्रोडक्ट लिखोगे तो आप लोग क्या लगाओगे भाई, प्लस लगाओगे। आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी, अगर मैं बात करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक एक बात का मतलब समझ लेते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहती है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या कहती है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। फोकस करने वाली बात है कि इसमें हम बात करते हैं टाइम इंटरवल की और इसमें हम लोग बात करते हैं इंस्टेंट की। जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है ना, वर्ल्ड कप में कोहली भैया ने पूरे वर्ल्ड कप में कितने रन मारे हैं, ठीक है, मान लो 1000 रन लगा दिए, हो जाए अच्छी बात है, और 10 मैच थे वर्ल्ड कप में, तो उनकी एवरेज बनेगी 100 की।
और अगर किसी स्पेसिफिक मैच में पूछा जाए, मान लो थर्ड मैच में पूछ ले, क्या पता थर्ड मैच में भाई ने 150 बना दिए हो, क्या पता फिफ्थ मैच में पूछ लिया जाए, क्या पता उस दिन 50 लगाई हो, तो वो हो जाता है इंस्टेंट। जब एक आप गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते हो तो वो इंस्टेंट होता है, और जब आप एक लंबी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हो तो उसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये होगा कैसे, फर्क क्या है, जैसे कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, आप इसके लिए जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखोगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे लिखा जाएगा, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसी रिएक्शन के लिए, आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या होगा बेटा, माइनस डेल आर बाय डेल टी इज इक्वल टू प्लस डेल पी बाय डेल टी। इसमें डेल्टा यूज किया जाता है, उसमें क्या यूज किया जाता है, उसमें डेल यूज किया जाता है, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है, और ये सारे का सारा सेम है। आगे बढ़ो, जैसे कि कोई और रिएक्शन की बात कर लेते हैं, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन है AN2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। मैंने आपको बोला इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दो, और फिर आपको बोल दिया गया किसी के लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दो। तो कैसे लिखा जाएगा, माइनस एवरेज में हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा, डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये 3 है तो -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है, प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। इधर आ जाओ, जब आप इसके लिए इंस्टेंटेनियस लिखोगे, इंस्टेंटेनियस में आप डेल्टा की जगह पर क्या लिखने लग जाते हो भाई, इंस्टेंटेनियस में आप डेल्टा की जगह पर डेल लिखने लग जाते हो, ठीक है ना। चलो डेल लिख देते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस डेल N2 बाय डेल टी इज इक्वल टू -1/3 डेल H2 बाय डेल टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है तो प्लस 1/2 डेल NH3 बाय डेल टी। इस तरह से लिखना है, हो जाएगा मेरे हिसाब से, हो जाना चाहिए अब तो, ठीक है, और तो कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। अच्छा, एक और बात, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन, यही था ना, चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। अब मोलर कंसेंट्रेशन जो है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मोलर कंसेंट्रेशन यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या हो सकती है, छोटी यूनिट की बात करें सेकंड हो सकती है, थोड़ी बड़ी यूनिट की बात करें मिनट हो सकती है, थोड़ी बड़ी यूनिट की बात करें तो हावर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से यूनिट बन जाएंगी, या तो आप लोग लिख दोगे मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर आप लोगों को दिखाई देगी मोल पर लीटर पर मिनट, या फिर आपको दिखाई देगी मोल पर लीटर पर हावर। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, और फिजिकल केमिस्ट्री में तो जनरली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, जैसे कि एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन, ओके अगले पेज पे करा देता हूँ। रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC, ठीक है। तो होगा क्या,
अगर मैं आपसे बोलूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, अच्छा अगर आपको कभी बोला नहीं गया कि कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो आप डिफॉल्ट मान के चलोगे कि आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात की गई है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन जनरली बहुत छोटी दी जाती है और छोटी टाइम ड्यूरेशन के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। और अगर आपको कोई बोलता है टाइम इंटरवल, तब आप लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, -1/a dA बाई dt इजक्वल टू -1/b dB बाई dt, और प्रोडक्ट है तो +1/c dC बाय dt, ठीक है ना। इस तरह से लिख दोगे। अब आपको लिखना है सबसे पहले यहां पर क्या लिखोगे भाई, जो A है वो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट टाइम के साथ डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A क्या लिखा जाएगा, -dA बाई dt। आपसे पूछा गया, अब B भी रिएक्टेंट ही है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B कैसे लिखा जाएगा, -dB बाई dt। अगर आपको कोई बोलता है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, तो क्या लिखा जाएगा, +dC बाई dt। आपको समझ में आता है, रिएक्टेंट टाइम के साथ घटते हैं तो उनके लिए माइनस, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ते हैं फॉर्म होते हैं प्लस, और जब आपको कोई अपीयरेंस डिसअपीयरेंस फॉर्मेशन डीकम्पोजिशन की बात करता है तो आप कोफिशिएंट यूज नहीं करते हो, कोफिशिएंट जो अपॉन में जाते हैं वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन में ही जाते हैं। क्लियर है, आगे मूव कर लें। चलिए आगे मूव करते हैं। जैसे कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है, A + 2B गिव्स 3C + 2D, या फिर एक काम करेंगे यार, क्वेश्चंस के लिए ना अलग से ही पूरा मतलब एक क्लास आ जाएगी, या कोई एक इजी सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। जैसे कि ये सबसे फेमस रिएक्शन मानी जाती है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। आपको दे रखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना दे रखा है, इज 3.6 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, और नंबर 2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 कैलकुलेट करना है। जैसे कि आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे भाई बताओ, देख लीजिए एक बार, देखना चाहो तो, ट्राई करना चाहो तो। देखो बेटा, आपको जो रिएक्शन दे रखी है, आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दोगे, क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा -1/1 d N2 बाई dt इजक्वल टू -1/3 d H2 बाई dt इजक्वल टू +1/2 d NH3 बाई dt। इस तरह से लिखा जा सकता है, -1/1 d N2 बाई dt, -1/3 d H2 बाई dt, +1/2 d NH3 बाई dt। अब आपको गिवन क्या है, गिवन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, अपीयरेंस डिसअपियरेंस में कोफिशिएंट नहीं लगता, -dH2 बाई dt इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3.6 × 10⁻⁻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 ⁻
-2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आप किस तरीके से निकालोगे जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है। आपको थोड़ा बहुत पता है H2 के बारे में, तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जाओगे कैसे लिखोगे भाई? H2 के लिए अगर आप लिखना चाहो तो -1/3 dH2/dt। तो -dH2/dt की वैल्यू पता है, 1/3 एक्स्ट्रा है, 1/3 इंटू में 3.6 इंटू 10 की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना? अगले पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। फॉर्मेशन ऑफ NH3 निकाल दो भाई। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 का फॉर्मूला क्या होगा? प्लस डी NH3/dt, यही है ना? अब ये है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू +1/2 dNH3/dt। आपको प्लस dNH3/dt निकालना है, 1/2 इधर एक्स्ट्रा है तो 2 को इधर ले जाओगे, 2 इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, तो आपका प्लस dNH3/dt आ जाएगा। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहो NH3 की फॉर्म में, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3/dt। बट आपको तो सिर्फ प्लस dNH3/dt की वैल्यू निकालनी है, आपको तो फॉर्मेशन ऑफ dNH3 निकालना है ना। तो जो इसका 2 है वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है 1.2 इंटू 10 की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने कहा था ना कि हम ऐसी कंडीशंस को पढ़ेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए करते हैं भाई। सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या फर्क पड़ेगा? बता दीजिए। एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन also increases, also increases। कोई एग्जांपल सर? एग्जांपल देता हूँ ना। जैसे आग लगने के लिए एक बहुत जरूरी कंडीशन है कि वहां पर प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, है ना? प्योर ऑक्सीजन वहां पर रिएक्टेंट का काम करता है। अगर आपने उसकी सप्लाई बढ़ा दी, जैसे एक जगह पर आग लग रही है और वहां पर ना आप ऑक्सीजन को कम कम कर दो, तो आग बहुत धीरे धीरे लगेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में ऑक्सीजन सप्लाई करोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगेगी। मैं आपको जंगलों का एग्जांपल देता हूँ। जंगलों में आपने लोगों ने देखा होगा कि आग बहुत स्पीड में फैलती है। क्यों? एक तो पेड़ पौधे बहुत हैं, वो आग बुझाने के लिए फूंक मारते हैं। अब हम फूंक मारते हैं तो CO2 निकलता है, जब वो फूंक मारते हैं तो ऑक्सीजन निकलता है। अब उन्होंने नहीं पढ़ी ना केमिस्ट्री, ठीक है, कि भाई हम ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो आग ज़्यादा फैलेगी, वो ज़्यादा फैलती चली जाती है ना? या फिर आपने देखा होगा कि जो रिएक्शंस होती हैं, जनरली एक ट्रेंड है कि रिएक्शन की स्पीड जो है वो धीरे धीरे जो है वो स्लो होती जाती है। ऐसा क्यों धीरे धीरे स्लो क्यों होती है बेटा जी? होता यह है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटती है, और सिंस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रही है तो रिएक्शन की स्पीड भी घट जाती है ना? आपसे पूछा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीजेज एज रिएक्शन प्रोसीड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटती है, दैट्स व्हाई। दूसरे फैक्टर की बात करें भाई, दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन
ऑल्सो इंक्रीजेस। कितनी इंक्रीज हो जाती है भाई? एक जनरल डाटा है, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन जनरली जो है वो डबल्स हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा? डबल। रिएक्शन की स्पीड दोगुनी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्शन हो रही है 293 केल्विन पे हो रही है और मैंने उस रिएक्शन का टेम्परेचर कर दिया 313 केल्विन, तो क्या लगता है अब उस रिएक्शन की स्पीड कितनी बढ़ जाएगी? अब 293 से 313 में आप ये देखो इंटरवल कितने आएंगे। 293 से 303 का एक इंटरवल है 10 डिग्री सेल्सियस वाला, और 303 से 313 का एक इंटरवल है 10 डिग्री सेल्सियस वाला। तो यहाँ पर 2 टाइम्स होगी, यहाँ पर भी 2 टाइम्स होगी। तो इन एक्चुअल रिएक्शन की स्पीड कितनी हो चुकी है? इन एक्चुअल उस रिएक्शन की स्पीड जो है 4 टाइम्स हो चुकी है। क्लियर है ना? जनरली अब यहाँ पे तो 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था ना, जिससे हो रही थी उससे 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। हर बार 2 टाइम्स बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इन अ केमिकल रिएक्शन होता क्या है? पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। अब जनरली कुछ रिएक्शन एक ही जैसी लगती है, बट एक रिएक्शन स्लो होती है, एक फास्ट होती है। वहां पर यही है कि किसके पुराने बॉन्ड आसानी से टूटेंगे। जिसके पुराने बॉन्ड आसानी से टूटते हैं वो फास्ट होती है, जिसके पुराने बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते वो स्लो होती है। एग्जाम्पल लिया गया है जैसे 2NO है, इसकी रिएक्शन जब O2 के साथ कराई गई तो ये बन गया 2NO2। ये रिएक्शन फास्ट थी। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने बॉन्ड आसानी से टूटे। और ऑन दी अदर हैंड 2CO + O2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये बन गया 2CO2। ये जो रिएक्शन थी ये स्लो थी। ये रिएक्शन स्लो क्यों थी? क्योंकि इसमें पुराने बॉन्ड आसानी से नहीं टूटे। जब पुराने बॉन्ड आसानी से नहीं टूटे तो नए बॉन्ड भी आसानी से नहीं बने। एक अगला फैक्टर होता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का भी कैसे फर्क पड़ता है सर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का? देखो, अगर कोई रिएक्शन है हमारे पास, वो सॉलिड स्टेट में हो सकती है, वो लिक्विड स्टेट में हो सकती है, वो गैसियस स्टेट में हो सकती है। ऑब्वियसली किसी भी रिएक्शन को होने के लिए पुराने बॉन्ड का टूटना बहुत जरूरी है, तभी नए बॉन्ड बनेंगे। अगर कोई रिएक्टेंट हमारा सॉलिड स्टेट में है तो ऑब्वियसली उसके पुराने बॉन्ड उतनी आसानी से नहीं टूटेंगे जितनी आसानी से गैसियस वाले बॉन्ड टूट सकते हैं। तो अगर एक ही रिएक्शन 3 फेज में करवाई जाए तो ऑब्जर्व किया गया कि सॉलिड से फास्टर लिक्विड थी और लिक्विड से फास्टर जो थी गैसियस वाली रिएक्शन होती है। आगे मूव करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। देखो भाई, कैटलिस्ट किसे कहते हैं? अगले पेज पर समझा देता हूं। कैटलिस्ट किसे कहा जाता है? थोड़ा आराम से समझ लेते हैं। दोज केमिकल सब्सटेंस which are used to change the speed of a chemical reaction without undergoing any change in itself। क्या होते हैं कैटलिस्ट? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देते हैं और उन पे खुद पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 2 काम कर सकते हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर कोई इंक्रीज कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। अगर कोई डिक्रीज कर रहा है किसी रिएक्शन की स्पीड को तो उसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। बाकी आजकल नेगेटिव कैटलिस्ट वाली टर्म को प्रेफर नहीं किया जाता। कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए। तो जो रिएक्शन की स्पीड को घटाते हैं
इन्हें क्या बोला जाता है? इनहिबिटर्स बोला जाता है। इनहिबिटर्स जो रिएक्शंस की स्पीड को घटाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? इनहिबिटर्स बोल देते हैं। ठीक है ना? चलो बहुत शानदार। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट हैं वो एक्चुअल में करते क्या हैं? देखो, ये रिएक्शन का कोऑर्डिनेट है कि ये हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। यहां पर एनर्जी, कोई भी रिएक्शन ऐसे नहीं होती, एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट को एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करके जाना पड़ता है और ये यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। एक पहाड़ी क्रॉस करके जानी पड़ती है, इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर, या इस पीक पॉइंट तक की एनर्जी जो होती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जिस पीक पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जनरली रिएक्टेंट के पास वो एनर्जी नहीं होती। जनरली रिएक्टेंट के पास क्या होता है? उससे एनर्जी कमी होती है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईए। ईए का मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूं। जैसे कि मेरे पास ये फोन है ना, आईफोन 14 प्रो मैक्स बोलते हैं इसको। मार्केट में आईफोन 15 प्रो मैक्स आ गया। मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू है 1.5 लाख और मैंने इसकी मार्केट में वैल्यू लगाई, इसकी वैल्यू है 1 लाख, तो मुझे 50,000 रुपये और चाहिएंगे। वो जो 50,000 है जो मुझे और चाहिए उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम डिफाइन करने पे आए तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी supplied to reactant so that energy of reactant becomes equal to थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये वो एनर्जी है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि सप्लाई की जाती है। जैसे हमारे पास एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, उसको हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगी और अब हमारी रिएक्शन जो है प्रोसीड कर सकती है। अब ये पहाड़ी क्रॉस करके जानी है, तो कैटलिस्ट क्या करता है? इस पहाड़ी में एक सुरंग बना देता है, इस पहाड़ी में एक टनल बना देता है ना। एक गांव के लोगों को दूसरे गांव की तरफ जाना है, एक बहुत बड़ी पहाड़ी क्रॉस करके जानी है, बहुत टाइम लगता है। जिम्मा सौंपा गया कैटलिस्ट को, कैटलिस्ट ने क्या बोला? कोई बात नहीं, मैं एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता हूं जिससे तुम लोग जल्दी चले जाओगे। तो होगा क्या? यहां पर कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और ये क्या है? रिएक्शन विद कैटलिस्ट। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि एक कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज किस तरह से करता है, अगर आपसे इस तरह का कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो होता क्या है? इन एक्चुअल a catalyst provide new shortcut path with lower activation energy so that reaction takes place rapidly। क्या होता है? कोई भी कैटलिस्ट क्या करता है? एक रिएक्शन को शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। उस शॉर्टकट में क्या होगा? कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जिसकी वजह से वो रिएक्शन जो है रैपिडली होने लगती है। ठीक है ना?
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है? सरफेस एरिया। ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया है उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। सर उससे कैसे फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। एग्जांपल देता हूं आप, 1 किलो चीनी ले लो, ठीक है, मिश्री ले लो, बल्कि चीनी से भी जो बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं मिश्री के होते हैं, उसको एक जगह रख दो। एक जगह 1 किलो बूरा ले लो, बूरा मतलब जो चीनी को क्रश कर देते हैं, पाउडर फॉर्म जो होती है शुगर की, उसको बूरा बोलते हैं। अब उन दोनों को पानी में घोलेंगे तो कौन सी चीज जल्दी घुल जाएगी? आंसर आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपने एक 10 किलो लकड़ी का टुकड़ा लिया, फिर एक 10 किलो लकड़ी से आप लोगों ने बुरादा बना दिया, बुरादा मतलब उसका पाउडर बना दिया, दोनों में आग लगा दी, किसको जल्दी आग लगेगी? बुरादे को। यहां पर कौन रोल प्ले कर रहा है? यहां पर उनका सरफेस एरिया रोल प्ले कर रहा है। जितना ज्यादा रिएक्टेंट का सरफेस एरिया होगा उतनी ही रैपिड उसकी रिएक्शन भी होने वाली है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो? एज सरफेस एरिया, एज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट increases, rate of reaction also increases, rate of reaction भी बढ़ जाएगी। अगले फैक्टर पे आ जाओ, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भी कि वैसे ही मजे की बात हो रही है? तो इसका आंसर है यस, फर्क पड़ता है। किस तरह से फर्क पड़ता है? हर एक रिएक्शन के लिए सनलाइट जरूरी नहीं है, बट कुछ रिएक्शंस है जिनके लिए सनलाइट जरूरी है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब शाम को सूरज छिपता है तो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। ऐसी केमिस्ट्री में भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनको सनलाइट की प्रेजेंस में जो बहुत रैपिडली रिएक्ट कर जाती हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दोज रिएक्शन which takes place in the presence of sunlight are called, क्या बोलते हैं इनको? are called photochemical reaction, photochemical reaction। ऐसी कोई भी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल रिएक्शन बोल देने वाले हैं। क्लियर है? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रेट लो। रेट लो क्या बोलता है बेटा जी हमें, कि अभी हम लोगों ने बात की किसी भी रिएक्शन की जो रेट है, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, that rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactant and each raised to the power their coefficient on which rate of reaction actually depends। क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, A प्लस B gives प्रोडक्ट। अगर मैं यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखवाना चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? ए है एंड बी है। अब पता चला कि इसका जो एक्चुअल यूज है, इसका एक्चुअल यूज हो पाया है अल्फा और इसका एक्चुअल यूज हो पाया है बीटा। तो ए की पावर क्या आएगी? अल्फा, और बी की पावर क्या आएगी? बीटा। ठीक है, हमने देखना है एक्चुअल यूज कितना है। वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तब भी हमें पता चल जाएगा, या फिर रिएक्शन के अंदर जनरली गिवन भी रहता है कि हाँ यार इसका एक्चुअल यूज इतना है। तो बस यही है। क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेज टू द पावर एक्चुअल यूज कंसंट्रेशन टर्म। इसका एक्चुअल यूज
ए में से अल्फा यूज हो पाया, बी में से बीटा यूज हो पाया, तो वही पावर। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या लिख देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। यहाँ से अगर मैं ऑर्डर निकालना चाहूँ तो ऑर्डर क्या निकल जाएगा, ऑर्डर इज अल्फा प्लस बीटा। इस के को क्या बोलते हैं, दिस के इज नोन एज रेट कांस्टेंट। आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज रेट कांस्टेंट, डिफाइन करना आ गया, मान लो कि रेट कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो किस तरह से डिफाइन करोगे, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट जो है रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, कब, जब ये दोनों वन हो जाए, है ना, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, concentration of each reactant becomes unity, when concentration of each reactant becomes unity। क्लियर है, आई थिंक तो क्लियर होगा भाई, है ना। यहीं से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration of reactant according to रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो का जो भी एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर्स हैं उन पावर्स का सम कर दो, उसी को बेटा जी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, कैन बी 0, 1, 2, 3, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है किसी रिएक्शन का ऑर्डर। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट याद है ना, क्या लिखा था अभी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा, दिस के इज रेट कांस्टेंट। अब इस रेट कांस्टेंट के बारे में 2-3 बातें पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है, रेट कांस्टेंट हमें क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट से हमें रिएक्शन की स्पीड का पता चलता है, कहीं पर भी अगर रेट कांस्टेंट ज़्यादा है इट मीन्स वहाँ पर रिएक्शन की स्पीड भी ज़्यादा है। अगला है, एवरी रिएक्शन हैज़ अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। हर एक रिएक्शन के लिए फिक्स रेट कांस्टेंट होता है फिक्स टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो उस गिवन रिएक्शन के अंदर रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लिखा गया है, द रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन डिफर्स विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन डजंट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करता, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इवन हम ये रिलेशन पढ़ते भी हैं कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन में, जो लगभग लास्ट टॉपिक है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग यूनिट होती हैं रेट कांस्टेंट की, मैं समझा देता हूँ। अगर आपको यूनिट निकालनी है ना तो के मतलब रेट कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड, है ना, यही बनेगा। और अगर गैसियस रिएक्शन है, के इज इक्वल टू ATM की पावर 1 - n पर सेकेंड। मान के चलो कोई रिएक्शन हमारे पास जीरो ऑर्डर की है, किस ऑर्डर की है भाई, जीरो ऑर्डर की है, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - 0 पर सेकेंड, तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। मान के चलो कोई रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की है,
फर्स्ट ऑर्डर की है तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में n इज इक्वल टू 0 बना, फर्स्ट ऑर्डर में n इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 पर सेकेंड, 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 हो जाती है तो हो जाएगा पर सेकेंड। मान के चलो कोई रिएक्शन हमारे पास किस ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है। तो सेकंड ऑर्डर में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 पर सेकेंड, 1 माइनस 2 माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बन जाएंगे मोल की पावर -1, लीटर की पावर यहाँ पे -1 बचा ना, ये -1, ये 1 और ये हो जाएगा पर सेकेंड। गेटिंग माई पॉइंट? चलो बहुत शानदार, समझने वाली बात है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है ना। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी जो है वो डिपेंड करता है कोलिजन थ्योरी पे। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? वैसे तो बड़ी सी है कोलिजन थ्योरी, फिर भी सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं क्या बोलती है। फॉर अ रिएक्शन टू अक्कर, reacting molecules must come closer to each other and collide with each other so that product is formed। ठीक है ना, रिएक्टेंट को पास पास आना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, तभी जो है हमारा प्रोडक्ट बन पाएगा। ठीक है ना। अब कोलिजन थ्योरी में दो तरह के कोलिजन्स हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? पहला इफेक्टिव कोलिजन्स और दूसरा अनइफेक्टिव कोलिजन्स। अब इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से होते हैं? ऐसे कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट टकराए और उनके टकराने से रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना, है ना। क्रिकेट वर्ल्ड कप आने वाला है, अब मेरे कई सारे एग्जांपल जो हैं वर्ल्ड कप से रिलेटेड होने वाले हैं, है ना। वर्ल्ड कप घर आ रहा है, असली में भी घर आ जाए तो मजा आ जाए, है ना। ऐसा ना हो कि वो खेल खुल के चले जाए। कम टू द पॉइंट। मान लो कि इसको करें, कोई भी एक प्लेयर है, उसके बैट को बॉल लगी और पीछे कीपर के पास चली गई या पहली स्लिप में चली गई। बैट और बॉल का मिलन तो हुआ, बट वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो सकता, है ना। चीजें टकराई हैं बट उससे प्रोडक्ट नहीं बना, है ना, उससे वो आउट हो गया। और मान लो बैट से बॉल भिड़े हैं और बॉल बाउंड्री के पार चली जाए, वो कोलिजन इफेक्टिव कहलाता है। ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से होते हैं? दोज कोलिजन्स as a result of which product is formed। और अनइफेक्टिव कोलिजन्स किसे कहते हैं? दोज कोलिजन्स as a result of which no product is formed। कि रिएक्टेंट टकराए बट उनके टकराने से कोई प्रोडक्ट नहीं बना, तो ऐसे कोलिजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अनइफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, क्या? मोलिकुलरिटी।
अच्छा, इफेक्टिव कोलिजन्स होने के लिए दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना, और एक दो बैरियर होते हैं, है ना। एक एनर्जी बैरियर होता है, उनके पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, है ना। 6 पे बॉल तभी जाएगी, अब ऐसे करके कोई कट कर दे तो वो 6 पे नहीं जा सकती। और 6 तक जाने के लिए उनका प्रॉपर दो फैक्टर हैं, कौन कौन से, एक तो ओरिएंटेशन बैरियर और एक होता है एनर्जी बैरियर। ओरिएंटेशन मतलब प्रॉपर जगह से वो कोलाइड करने चाहिए, और एनर्जी बैरियर मतलब जब वो टकराएं तो एनर्जी भी सफिशिएंट उनके पास होनी चाहिए। चलो मोलिकुलरिटी की बात कर लेते हैं। मोलिकुलरिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ एटम, आयन और molecule that must collide with each other so that product is formed and reaction takes place। रिएक्शन जो है हो जाए। आगे मूव करते हैं, आगे नहीं पीछे मूव करते हैं, ठीक है। क्या है? द नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट विच कोलाइड इफेक्टिवली टू गिव प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज मोलिकुलरिटी। जैसे अगर एक ही रिएक्टेंट है तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 1 होगी और इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर बोलेंगे। अगर कहीं पर दो रिएक्टेंट हैं तो मोलिकुलरिटी 2 होगी, बाई मोलिकुलर बोलेंगे। अगर कहीं पर 3 रिएक्टेंट है तो मोलिकुलरिटी 3 होगी, ट्राई मोलिकुलर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे ये यूनिमोलिकुलर है, ये बाई मोलिकुलर है। यहाँ पर 2NO है, देखिए ना, 2NO के साथ O2 जुड़ा तो ये क्या बन गया? 2NO2। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे? ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन बोल देने वाले हैं। क्लियर है? चलिए चलो अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर। हमेशा एक होल नंबर होगा, 1 2 3 इस तरह से होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, फ्रैक्शन भी नहीं होगा। इट कैन नॉट हैव अ फ्रैक्शनल और जीरो वैल्यू, ठीक है। जीरो होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ, और जब इफेक्टिव कोलिजन ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। मोलिकुलरिटी कैन बी जज्ड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है जो बहुत सारे स्टेप्स में होती है, ऐसी रिएक्शन के अंदर मोलिकुलरिटी का कोई भी मीनिंग नहीं है ना। और ये क्या है? क्योंकि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के आप उसकी मोलिकुलरिटी बता सकते हो, तो आप लोग लिख सकते हो दैट इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट है? एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है मोलिकुलरिटी। क्लियर? आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया था, क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन। जैसे a की पावर आपको m दे रखी है, b की पावर n दे रखी है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? m प्लस n। जैसे यहाँ पर k a की पावर हाफ है, b की पावर 2 है। एक रिएक्शन के अंदर दे रखा है, गिवन होता है k a की पावर है हाफ और b की पावर है 2, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 + 2 इज 2.5, है ना। चलिए आगे मूव करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी पढ़ने वाली बातें हैं। ऑर्डर क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्पीसीज हुज कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली, कि कितनी रिएक्टेंट की टर्म्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं एक्चुअल में, ठीक है। दूसरी बात, रिएक्शन ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द एक्सपोनेंट्स टू द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट एक्सप्रेशन। द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोरेस्पोंडिंग टू ईच स्पीसीज इन द बैलेंस रिएक्शन हैव नो इफेक्ट। मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए होते हैं ना, उसको ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता। ये जो है हमारे पास कैसा कंसेप्ट है? एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है,
एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, ये डाटा हमें एक्सपेरिमेंटली पता है। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 1 2 इवन नेगेटिव भी हो जाती है भाई, बहुत रेयरली है बट नेगेटिव भी हो जाती है ना। कुछ रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्शन को बैक साइड खींच रहे हैं कि नहीं 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 मुझे नहीं प्रोडक्ट बनना, होता ना। अगली बात है, अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, अगर कोई रिएक्शन कई सारे स्टेप में हो रहे तो उस रिएक्शन उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो बहुत सारे स्टेप है उसमें स्लो स्टेप देख लो, स्लो स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, नॉट द प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। अभी बारिश थी, एकदम से धूप आ गई है तो पर्दों को बंद होना पड़ेगा, सॉरी ब्रो। चलो भाई आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये कुछ एग्जांपल हैं जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, और यूनिट मैंने आपको सिखाई दी है किस तरह से निकालनी है, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्या निकालना चाहोगे रिएक्टेंट से क्या बनता है प्रोडक्ट। अगर आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की पावर 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, और रिएक्टेंट की टर्म्स में ही लिखोगे तो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर, है ना। डी टी को उधर ले जाओ, माइनस डी आर बाई आर इज इक्वल टू के डी टी। इसके बाद इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों साइड, डी आर बाई आर के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, डी आर बाई आर की इंटीग्रेशन माइनस एल एन आर के टी। और जब भी इंटीग्रेशन करते हो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आई लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने इधर आई लिख दिया, आई मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर आप इसको आई की वैल्यू निकालनी है टू गेट द वैल्यू ऑफ आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, तो टाइम को क्या मानना पड़ेगा, 0। टाइम 0 है तो आर क्या हो जाएगा, आर नॉट। देखिए किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगता है। अगर आप उस रिएक्शन को 0 टाइम दे रहे हो तो वो प्रोडक्ट में बदल ही नहीं पाएगी, है ना। अब ये वैल्यू पुट करो, आर की जगह पे आर नॉट तो माइनस एल एन आर नॉट और के टी, टी तो 0 पुट कर दिया तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी। अब आई की वैल्यू पुट कर दो, माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के टी, और आई की वैल्यू क्या आई है, माइनस एल एन आर नोट आई है। देख लो आई की वैल्यू माइनस एल एन आर नोट आई है। आर वाले टर्म से एक तरफ ले जाओ, एल एन आर नोट माइनस एल एन आर इज इक्वल टू के टी। ये क्या बन जाएगा, log x माइनस log y इज log x बाई वाई, log आर नोट बाय आर, एल एन है ना, एल एन आर नोट बाय आर इज इक्वल टू के टी। इसको लिख सकते हो 2.303 log आर नोट बाई आर इज इक्वल टू के टी, और यहाँ से अगर टी निकालना चाहो तो बन जाएगा 2.303 log आर नोट बाय आर, ऐसा। अगर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 2.303 log a by a minus x is equal to t, where a is initial concentration of reactant, x मतलब कितनी कंसंट्रेशन खत्म हो गई है उसमें से। सिमिलरली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप जीरो ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हो। जीरो ऑर्डर जो जीरो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। अगर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखना चाहता हूँ और अगर ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे के, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वैसे की वैसे माइनस रेट ऑफ रिएक्शन को आर की टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के माइनस डी आर बाई डी टी को उधर ले जाओ इज इक्वल टू के डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी आर एंड के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस आर, ये डी टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी, डी आर की इंटीग्रेशन आर, डी टी की इंटीग्रेशन टी। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं कॉन्स्टेंट आता है, दैट कॉन्स्टेंट इज
क्या बोलते हैं उस कांस्टेंट को, दैट कांस्टेंट इज आई, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर आपको इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, वही बात, टू गेट आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम को जीरो मानेंगे, टाइम जीरो है तो आर क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा, है ना। तो ये आर की जगह माइनस आर नॉट, ये टी की जगह जीरो पुट करोगे जीरो हो जाएगा, यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्या लिखोगे, पुट आई इन इक्वेशन नंबर 1। आई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, माइनस आर इज इक्वल टू के टी, और इस आई की जगह पर क्या पुट करोगे, ये टी है, माइनस आर नोट को इधर ले आओ, ये आर नोट माइनस आर इज इक्वल टू के टी, और ये टी क्या हो जाएगा, आर नोट माइनस आर बाय में के। क्लियर है। यहीं से आप लोगों से पूछा जा सकता है इनका हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस हो चुका हो, वो टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट से क्या बन चुका हो, प्रोडक्ट बन चुका हो। क्लियर है ना, उसी को बोलते हैं। चलिए हाफ लाइफ पीरियड की बात कर लेते हैं। हाफ लाइफ में टी को आप क्या मान लोगे, टी हाफ, और आर क्या हो जाएगा, आर नोट बाय 2, है ना। टी इज इक्वल टू क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर की, 2.303 बाय के लोग आर नोट बाय आर। हाफ लाइफ निकालना है तो इसको टी हाफ कर दोगे, 2.303 बाय के लोग आर नोट बाय में आर की जगह पर आर नोट बाय 2 ऊपर चला जाएगा, आर नोट से आर नोट कैंसिल, लोग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 बाय के, ये है टी हाफ। तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 बाय के। सिमिलरली अगर आप इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं, अगर आप इसको जीरो ऑर्डर के लिए निकालना चाहते हो, जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर बाय के, आर नोट, और देखिए टी की जगह पर क्या पुट करने लगोगे, टी हाफ, क्या पुट करने लगोगे, टी हाफ। जस्ट अ मिनट, चलिए आर नोट माइनस आर नोट बाय 2 अपॉन में के, तो ये क्या हो जाएगा, आर नोट बाय 2 के, ये हमारा हाफ लाइफ हो जाएगा और जीरो ऑर्डर। क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, सिंपल है ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। सूडो नाम से ही क्लियर है, ऐसी रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, बट अंडर सर्कमस्टांसिस वो फर्स्ट ऑर्डर की बन चुकी हैं। दोज रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन दे बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक्चुअल में बायोमोलिकुलर होती हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल आपने बहुत ज़्यादा लेना है, एक मॉलिक्यूल बहुत कम लेना है। तो जो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है उसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी, और जब उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। जिसकी कंसंट्रेशन बदल रही है, जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, उस पर रेट डिपेंड करता है। क्लियर है। एग्जांपल देके समझाता हूं। हमारे पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। जब आप इसमें पानी मिलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। इसकी कंसंट्रेशन आपने स्मॉल ली और जो वाटर है वो एक्सेस में लिया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों पे डिपेंड कर रही है, के C12H22O11 दोनों लिखे जाएंगे ना, H2, बट कंसंट्रेशन एक्चुअल में किसकी चेंज होगी, जो स्मॉल अमाउंट में है, इस पे फर्क पड़ेगा। ये तो बहुत ज़्यादा इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो
कि कल एक ऑर्डर आ जाता है कि सबके अकाउंट में से 100 रुपये निकाल ले जाएंगे। अब अंबानी जी के अकाउंट में से 100 रुपये निकल गए, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? बट कोई है जिसके अकाउंट में है ही 100 रुपये, उस पर तो फर्क पड़ेगा ना भाई। जिनकी कंसंट्रेशन स्मॉल होती है उस पर फर्क पड़ता है। तो ये रिएक्शन को प्रभावित करेगा, इसकी पावर 1 आ जाएगी और इसकी पावर क्या आ जाएगी? 0। बायोमोलिकुलर है, 2 मॉलिक्यूल है, बट रिएक्शन की स्पीड सिर्फ एक पे डिपेंड कर रही है, वो भी जो कम मात्रा में है ना। और उसके बाद है क्या है भैया? उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन हमें ये बताता है कि किस तरह से रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर रिलेटेड है। तो ये देखा जाता है K इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए आर टी, ये इक्वेशन बनती है। K रेट कांस्टेंट है, A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, E एक्सपोनेंशियल को बोलते हैं ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। दोनों तरफ ln ले लें, ln K इक्वल टू ln ए की पावर माइनस ई ए आर टी, ln K इक्वल टू ln A प्लस ln E की पावर माइनस ई ए आर टी। फॉर्मूला लग गया ना यहाँ पे, log x इंटू वाई वाला, ठीक है। इसके बाद ln A माइनस ई ए आर टी और इधर ln E, ये है ln K, ln E की वैल्यू 1, तो ln K इक्वल टू ln A माइनस ई ए आर टी, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको हम 2 टेम्परेचर पे पढ़ना चाहते हैं, तो एक है टेम्परेचर T1, एक है टेम्परेचर T2। एट टेम्परेचर T1 एट टेम्परेचर T2, T1 पे पढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? ln K1 इक्वल टू ln A माइनस ई ए आर T1 और इधर ln K2 इक्वल टू ln A माइनस ई ए आर T2। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1, इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। 2 माइनस 1 कर दो तो क्या हो जाएगा? ln K2 माइनस ln K1 इक्वल टू ln A माइनस ई ए आर T2। आपने ऑपरेशन क्या लगाया? 2 माइनस 1 का, 2 वाले में से 1 वाला माइनस करोगे, माइनस ln A, इसको माइनस करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, ई ए आर T1। ln A से ln A कैंसिल, log x माइनस log y है, ये क्या बन जाएगा? ln K2 बाय K1 प्लस वाली टर्म आगे ई ए आर T1 माइनस ई ए आर T2। ln की वैल्यू 2.303 log K2 बाय K1, ई ए बाय आर को कॉमन लोगे, यहाँ से क्या बन जाएगा? 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। यहाँ से फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? log K2 बाय K1 इक्वल टू ई ए और यहाँ पर 2.303 आर 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ये हो जाएगा। ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन का फाइनल फॉर्मूला है। जितने भी हमने फॉर्मूलाज किए हैं उन सबसे क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक सीरीज ले आऊँ। कितने बच्चों को चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा स्केड्यूल्ड वे में, डेडिकेटेड वे में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको प्लस ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपके सभी सब्जेक्ट खराब हैं या आपको सभी सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी है तो आपको प्लस ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आप ये है कि सर मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, मेरे को सिर्फ केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके लिए केमिस्ट्री का एक स्टोर बैच है जिसका प्राइस है 3500। पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाया जाएगा, उसमें नोट्स, डीपीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ है। उसका प्राइस अप्रोक्स 2500 तक हो जाता है। या फिर अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन का प्राइस जो है वो कम हो जाता है। कब हो जाता है? जब आप कोड लगाते हैं बीपी लाइव। पहले भी कई बार बताया है, दोबारा से बता रहा हूँ। अनअकैडमी पे कभी भी कुछ भी एक्सेस करना है तो कोड यूज कीजिए बीपी लाइव, सो दैट कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। बहुत जल्द मुलाकात होगी। बहुत ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज टेक केयर। जय हिंद।